जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड पेपर यानी भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र यानी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आज हम लोग परावर्ती दूरदर्शी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपने खगोलीय दूरदर्शी में देखा था कि खगोलीय दूरदर्शी में जो अभिदृश्यक था, अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा तो था लेकिन बहुत बड़ा नहीं था। मैं आपको बता दूं कि खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा जो आकाशीय पिंड का प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब बहुत ही चमकीला नहीं होता है। इसका कारण ये होता है कि अभिदृश्य का आकार छोटा होता है। तो अगर हम खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा चमकीला और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक यह है कि अभिदृश्य का द्वारक बड़ा हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बड़े द्वारक का उत्तल लेंस बनाने से नुकसान ये होता है कि उसके अंदर गोलीय विपथन का दोष आ जाएगा और गोलीय विपथन का दोष आने से दिक्कत ये होगी कि एक ही वस्तु के 7 आकार के प्रतिबिंब बनने लगेंगे जिससे हम उस वस्तु का विधिवत अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बड़े द्वारक का अभिदृश्यक लेंस तैयार करने के लिए बल्कि अभिदृश्यक लेंस का प्रयोग न करके परवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और एक बात और मैं बता दूं कि इस पूरी दुनिया में सबसे बड़े द्वारक का खगोलीय दूरदर्शी कैलिफोर्निया के माउंट पोलोमार नामक स्थान पर रखा गया है, जिसके अभिदृश्यक का द्वारक लगभग 200 इंच यानी जिसको हम कह सकते हैं 5 मीटर का होता है और जिसके द्वारा आकाशीय पिंडों, ग्रहों और तारों का अध्ययन किया जाता है। तो अब हम आपको ये भी बता दें कि खगोलीय दूरदर्शी का जब आप अध्ययन कर रहे थे तो वहां पर लेंस का प्रयोग होता था और लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसलिए खगोलीय दूरदर्शी को हम अपवर्ती दूरदर्शी कहा करते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर अवतल ये जो है अभिदृश्य के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है, इसलिए इसे हम परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। और परावर्ती दूरदर्शी के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है यह प्रतिबिंब बहुत ही चमकीला बनता है, इसलिए आकाशीय पिंड को अच्छी तरह से देख पाना, उसका अध्ययन कर पाना बहुत ही सरल हो जाता है। तो अब हम अपवर्तक दूरदर्शी के बारे में बताने जा रहे हैं। देखें, इसमें होता यह है कि बड़े द्वारक एवं अधिक फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण यमवन होता है जो अभिदृश्यक का कार्य करता है। इस अभिदृश्यक को एक चौड़ी नली के एक सिरे पर लगाया गया होता है, जबकि इसका दूसरा सिरा जो होता है वह खोखला होता है, खाली होता है। जिस आकाशीय पिंड को हमें देखना होता है उधर के तरफ ये जो खोखला सिरा है, इस खोखले सिरे को घुमा करके हम उस आकाशीय पिंड का अध्ययन करते हैं इस परावर्ती दूरदर्शी के द्वारा। अब मैं आपको बता दूं कि इसके मुख्य अक्ष के ठीक नीचे, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ठीक नीचे ये जो अवतल दर्पण M1 है, तो अवतल दर्पण M1 के फोकस के पहले ही
45 अंश के कोण पर झुका हुआ एक समतल दर्पण M2 लगा होता है। और अब इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इसी से जुड़ा हुआ कम फोकस दूरी का एक कम फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का एक अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम नेत्रिका या नेत्र लेंस कहते हैं, जहां हमारी आंख होती है और इसको देखने के लिए ऐसे उपयोग किया जाता है, इसलिए हम लोगों की आंख नीचे की तरफ होती है, नीचे ऐसे देखा जा रहा है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखे होता क्या है कि जिस आकाशीय पिंड को हमें देखना होता है, ये जो परावर्ती दूरदर्शी है, परावर्ती दूरदर्शी के नली का जो खोखला सिरा होता है, उस खोखले सिरे को हम आकाशीय पिंड की तरफ कर देते हैं। यह आकाशीय पिंड AB है। जब भी किसी वस्तु को डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह वस्तु अनंत पर है, यानी बहुत अधिक दूरी पर है। अब देखिए होता क्या है कि यहां से प्रकाश की किरण चलती है। देखें, एक प्रकाश की किरण चल रही है और यह प्रकाश की किरण आकर के अभिदृश्यक, जो अवतल दर्पण का अभिदृश्यक बना हुआ है, इससे टकराती है और टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के उपरांत यह प्रकाश की किरण आगे जाकर के फोकस होती, इसके पहले ही समतल दर्पण लगा होता है M2, तो यह प्रकाश की किरण आती है और समतल दर्पण M2 से टकराती है। टकराने के बाद पुनः प्रकाश का परावर्तन हो जाता है और परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण नेत्रिका के अंदर प्रवेश करती है। अब इस आकाशीय पिंड से एक दूसरी प्रकाश की किरण चलती है और देखिए ये दूसरी प्रकाश की किरण आकर के यहाँ टकराती है, प्रकाश का परावर्तन होता है और परावर्तन के पश्चात यह भी प्रकाश की किरण इस समतल दर्पण M2 से टकराती है और M2 से टकराने के बाद पुनः प्रकाश का परावर्तन होता है और परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण आगे बढ़ती है। जरा ध्यान दीजिएगा, परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण आगे बढ़ रही है और यह भी प्रकाश की किरण आगे बढ़ रही है। यह नेत्रिका के मुख्य अक्ष को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो जिस स्थान पर ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर आकाशीय पिंड जो AB होता है, आकाशीय पिंड AB का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब A-B- बन जाता है। चूंकि यह प्रतिबिंब नेत्रिका के फोकस के अंदर बनता है, इसलिए यह प्रतिबिंब इस नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करने लगता है। परिणाम स्वरूप ये जो आभासी वस्तु A-B- है, इसका इस नेत्रिका के द्वारा प्रतिबिंब A"B" बनता है और यह प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है और बहुत ही बड़ा बनता है और यह प्रतिबिंब सामान्यतया अनंत पर बनता है। ये जो अंतिम प्रतिबिंब परावर्तक दूरदर्शी के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है A"B", यह अनंत पर बनता है और इसके द्वारा हमारे आंख पर बनने वाला जो दर्शन कोण होता है, यह दर्शन कोण बहुत ही बड़ा होता है। इस स्थिति में आकाशीय पिंड, आकाश में उपस्थित जो तारे हैं, ग्रह हैं, सितारे हैं, वो बिल्कुल हमें स्पष्ट और चमकीले दिखाई देते हैं। परिणाम स्वरूप हम पृथ्वी पर रह करके ही उसका बहुत विधिवत अध्ययन कर लेते हैं।
आपने खगोलीय दूरदर्शी के आवर्धन क्षमता का फार्मूला देखा था, यम इज इक्वल टू आपको मिला था -FO/UE। लेकिन हम आपको बता दें कि यहां पर जो प्रतिबिंब बनता है ये प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, इसलिए इस स्थिति में UE जो होता है वो FE के बराबर होता है। और आपको मालूम है FO अभिदृश्य की फोकस दूरी है और UE नेत्र लेंस से वस्तु की दूरी जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी के बराबर होती है। तो ये M इज इक्वल टू -FO/, हो जाएगा FE। तो परावर्ती दूरदर्शी के द्वारा केवल एक ही फार्मूले का प्रयोग होता है और ये फार्मूला होता है m इज इक्वल टू -FO/FE। मैं आपको ये बता दूं कि वर्तमान में खगोलीय दूरदर्शी, तो खगोलीय दूरदर्शी को हम अपवर्तक दूरदर्शी कहा करते थे जिसमें लेंस का प्रयोग होता था, क्योंकि लेंस में प्रकाश का अपवर्तन होता है और प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा जो दूरदर्शी होता है उसको अपवर्तक दूरदर्शी कहते हैं। और यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होता है इसलिए इसको हम परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। तो अब हम आपको ये बता दें कि परावर्तक दूरदर्शी के द्वारा अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में जो प्रतिबिंब बनता है यह प्रतिबिंब बहुत ही चमकीला बनता है। इसलिए वर्तमान में हम लोग अपवर्तक दूरदर्शी का प्रयोग न करके परावर्ती दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। एक चीज और हम आपको बता दें कि अपवर्तक दूरदर्शी के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब में गोली विपतन का दोष होता है, जबकि ये जो परावर्तक दूरदर्शी होता है इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसमें किसी प्रकार के गोली विपतन का दोष नहीं होता है। और फिर इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर अभिदृश्य का द्वारक बड़ा होने से फायदा ये होता है कि यह बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश को एकत्रित करता है और प्रकाश का बिना नुकसान किए हुए ही पूर्ण रूप से परावर्तन कर देता है। तो इसलिए इन सब विशेषताओं के वजह से वर्तमान में अपवर्तक दूरदर्शी का प्रयोग न करके परावर्तक दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार ये जो परावर्ती दूरदर्शी के साथ साथ ये फिजिक्स सेकंड पेपर का जो पहला चैप्टर है यह आपका पहला चैप्टर समाप्त होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और इसके न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी आपको अच्छी तरह से तैयार करना होगा। और आपको हमें उम्मीद है कि ये परावर्ती दूरदर्शी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।